ईरान इजराइल के बनते बिगड़ते रिश्ते, पहले मान्यता देने से लेकर दोस्ती और फिर दुश्मनी तक। इस वक्त ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव दुनिया में एक और युद्ध की आहट दे रहा है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले किए। ईरान और इजराइल बीते कई दिनों से आमने सामने हैं। इस तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई जब सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हमला हुआ। इस हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अल-कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे। हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया, जिसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने कहा कि इजराइल को उसके ऑपरेशन के लिए दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा। चेतावनी के बाद ईरान ने शनिवार 13 अप्रैल की रात इजराइल पर 330 मिसाइलें दागी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए। अब इजराइल भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। इससे संकेत मिल रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का यह सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। आज ईरान और इजराइल भले ही आमने सामने हैं, लेकिन ये कभी दोस्त हुआ करते थे। ईरान इजराइल के रिश्ते की शुरुआत कहाँ से होती है? दोनों की दोस्ती कैसे हुई? कब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? दुश्मनी की वजह क्या रही? बीते वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते कैसे बिगड़ते गए? ताज़ा विवाद की वजह क्या है? आगे क्या हो सकता है? आइए समझते हैं। साल 1948 दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म होता है। ये देश होता है इजराइल। अरब देशों के बीच में अस्तित्व में आए इस देश को अधिकांश मुस्लिम बहुल राष्ट्र मान्यता नहीं देते हैं, हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं। इन अपवादों में जो देश शामिल होते हैं उनमें से एक ईरान भी होता है। उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। इस राजवंश ने आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया था। पहलवी राजवंश अमेरिका का समर्थक था, जबकि इजराइल अमेरिका का समर्थन करता था। आज जिस फ़लस्तीन के समर्थन में ईरान खड़ा है, उसने उस वक्त ईरान के इस कदम को नकबा यानी तबाही बताया था। फ़लस्तीन ने भी इसे तबाही की एक मौन अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा। कहते हैं कि इजराइल बनने से 7 लाख से अधिक फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन से बेदखल हो गए थे। शीत युद्ध के उस दौर में ईरानी शासन को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था, वहीं इजराइल को भी अमेरिका और यूरोप का समर्थन मिला हुआ था। ईरान में भी बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे, यहाँ तक कि आज भी पश्चिमी एशिया में इजराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी ईरान में ही रहते हैं। 1956 में ईरान में हुई जनगणना के अनुसार उस समय ईरान में लगभग 65,000 यहूदी रहते थे। देश बनने के बाद इजराइल ने भी अन्य देशों से संबंध स्थापित करने के प्रयास शुरू किए। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक दूतावास की स्थापना की। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत नियुक्त किए। व्यापारिक संबंध भी बढ़े और जल्द ही ईरान इजराइल के लिए तेल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बन गया। दोनों ने 1968 में एक पाइपलाइन शुरू की, जिसका उद्देश्य ईरान के तेल को इजराइल और फिर यूरोप भेजना था। साल 1979 ईरान में इस्लामी क्रांति होती है। ईरान की सत्ता पर काबिज शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ता है। वहीं वर्षों के देश से बेदखल चल रहे अयातुल्लाह रुहुल्लाह खमेनी देश लौटते हैं और ईरान की सत्ता पर उनका कब्जा हो जाता है। ईरान की इस इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच के संबंधों में खटास शुरू होती है। इस क्रांति के बाद कभी फारस कहा जाने वाला पारसियों का देश रहा ईरान एक इस्लामी गणतंत्र के रूप में बदल जाता है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता खमेनी ने उस वक्त विश्व शक्तियों को अहंकारी करार दिया और उनके खिलाफत की नीति अपनाई। उन्होंने विश्व शक्तियों के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान, जिसे वह मानते थे कि ये अपने हितों को साधने के लिए फ़लस्तीनियों सहित दूसरों का अत्याचार करेंगे। हालांकि रिश्ते तत्काल पूरी तरह से नहीं बिगड़ते हैं। इस्लामी क्रांति के बाद एक शिया उलेमा सत्ता पर काबिज हुआ। पड़ोसी देश इराक की सत्ता पर सुन्नी तानाशाह सद्दाम हुसैन का शासन था। अस्थिरता के दौर से गुजर रहे ईरान पर सितंबर 1980 में सद्दाम की सेना ने अचानक हमला बोल दिया। इराक को अमेरिका का साथ मिला, वहीं इजराइल ने ईरान का साथ दिया। सद्दाम को अमेरिका की ओर से मदद मिल रही थी।
सद्दाम को उम्मीद थी कि वो कुछ ही दिनों में ईरान पर जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी सद्दाम को इस्लामी क्रांति में बाधा के रूप में देखते थे। उनकी सेना डटी रही और इराकी नेता को उखाड़ फेंकने के प्रयास में युद्ध जारी रखा। कई वर्षों तक चला यह युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। न सद्दाम खुमैनी को सत्ता से बेदखल कर सके और न ही खुमैनी सद्दाम को सत्ता से हटा सके। इस युद्ध का एक और दिलचस्प पहलू भी था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो अमेरिका सद्दाम की मदद कर रहा था, वही गुप्त रूप से खुमैनी की सेना को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा था। 8 साल चले युद्ध के ख़त्म होते होते पश्चिमी एशिया के समीकरण बदल चुके थे। इस युद्ध के चंद साल बाद ही सद्दाम अमेरिका के निशाने पर आ गए, जब 1990 में उन्होंने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर ईरान और इजराइल के रिश्ते भी कड़वे होने लगे। दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। ईरानी सत्ता ने अमेरिका को महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दे दी। ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। नागरिक अब यात्रा नहीं कर सकते थे और उड़ान सेवा रद्द कर दी गई और तेहरान में इजरायली दूतावास को फ़लस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया। ईरान इजराइल के बीच कड़वाहट की शुरुआत 1982 में होती है। बाद में दोनों देशों के संबंध और ख़राब होते गए, क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में राजनीतिक और सशस्त्र समूह खड़े किए और उन्हें आर्थिक मदद दी। खुमैनी ने रमज़ान के हर आखिरी शुक्रवार को कुद्स दिवस के रूप में घोषित किया। तब से पूरे ईरान में फ़लस्तीनियों के समर्थन में उस दिन बड़ी रैलियां आयोजित की जाती रही हैं। दरअसल जेरूसलम को अरबी भाषा में अल-कुद्स कहा जाता है। ईरान पर आरोप लगता रहा है कि यह लेबनान, सीरिया, इराक और यमन सहित पूरे क्षेत्र के कई देशों में प्रॉक्सी नेटवर्क का समर्थन करता है। इस समूह को प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है, जो फ़लस्तीनी मुद्दे पर समर्थन करने के साथ साथ इजराइल को एक प्रमुख दुश्मन मानते हैं। ये सशस्त्र समूह इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सेना को भी निशाना बनाते हैं। इनमें से मुख्य हैं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, जिसका गठन 1982 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। बीते कई वर्षों से युद्ध जारी है। ताज़ा मामले की बात करें तो इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के बीच युद्ध से होती है। इस युद्ध में भी हिजबुल्लाह शामिल है। वह लगातार उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमले कर रहा है। ईरान पर हुती विद्रोहियों की भी मदद करने का आरोप लगता है। यह संगठन भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अब आगे देखना ये होगा कि इजराइल बदला लेने के लिए ईरान पर आक्रमण करता है या नहीं करता है। ये एक देखने वाली बात है। और आपका इस सब के बारे में क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।